हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अच्छा, एक बात बताऊं, आप लोगों के एक प्रश्न मेरे पास अक्सर आता है कि हिंदी माध्यम के द्वारा सफलता पाई जा सकती है कि नहीं। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि सीबीएसई की बोर्ड में 10 लाख बच्चे हिंदी में क्यों फेल होते हैं? दिस चैटिंग ओनली। देखिए, शब्द एक वो होता है, एक आकृति होती है जो आपके जहन में चस्पा होती है। सो प्लीज़, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए, तभी वो आपकी याददाश्त बनेंगे। क्योंकि शब्द एक इमेज होती है, और आप जानते हैं रोमन में एक बार पहले आप रोमन में इमेज बनाते हैं, फिर उसको लिखते समय हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, है ना। फिर कभी बात करूंगा। फिलहाल तात्कालिक तौर पर आ जाइए हिंदुस्तान के बेहद गौरवशाली पृष्ठ की तरफ चलते हैं, एक ऐसा पेज जो इसके बाद इतिहास में कभी पाया नहीं जा सका। फाइन, दैट इज नथिंग, ओनली द मौर्य डायनेस्टी। और दोज हु डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड कम अलॉन्ग विद अस। आपने देखा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से एक तरफ नए धर्मों की प्रतिक्रिया आई थी, व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई थी, नगरों का विकास हुआ था, देन साम्राज्यवाद का विकास हुआ था। बिंबिसार द्वारा प्रवर्तित प्रक्रिया नंदों के समय जैसे आके ठहर गई थी, और अब भारत की परंपरा विस्तार चाहती थी उत्तर पश्चिम सीमांत पर। कहते हैं ना कि इतिहास अपने कैरेक्टर अपने आप सृजित करता है। जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय शायद चंद्रगुप्त और चाणक्य गुरु शिष्य की ये जोड़ी उत्तरी पश्चिमी सीमांत में थी। जस्टिन हमें दोनों की मुलाकात का उदाहरण भी देते हैं। जस्टिन इसका नाम एंड्रोकोटस भी बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि किसी कारणवश सिकंदर नाराज हो गया और निष्कासित हो गए चंद्रगुप्त। एक चीज तय है, भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत में घट रही गतिविधियों के भविष्य का एहसास उस युगदृष्टा चाणक्य को था। शायद तभी वे गणराज्य जो बात बात में लड़ा करते थे ना, वे एकजुट होकर के सिकंदर के आक्रमण का सामना कर रहे थे। और सिकंदर के सामने ही सिकंदर ने हिंदुस्तान की जमीन छोड़ी नहीं थी, उसके गवर्नरों की हत्या हो रही थी। अल्टीमेटली शक्ति का अगला प्रहार नंद राजवंश पर होना था। घननंद राज्य कर रहा था, लेकिन घननंद के में राज्यों के प्रति मैत्री नीति का घोर अभाव था। बेहद निरंकुश शासक थे वे। बड़ी रोचक आख्यायिका मिलती है कि पहले एक सेना इकट्ठा करके चाणक्य ने सेना कैसे इकट्ठा की, 8,000 काशार्पण पैसा इकट्ठा हुआ, उसको 80,000 काशार्पण में बदल दिया। डीडी कौशाम्बी जो प्रसिद्ध सिक्का विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि इतिहास में ये पहला ज्ञात मुद्रा का अवमूल्यन है। फाइन, सेना इकट्ठा की, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित होना पड़ा। गुरु शिष्य दोनों असहाय अवस्था में जंगल में भटक रहे थे, किसी वृद्धा के यहाँ शरण पाई, और जब खिचड़ी खाने को मिली तो ज़्यादा भूख के कारण चंद्रगुप्त ने थाली के बीच से खिचड़ी निकाल करके खाना शुरू किया। ये परिशिष्ट पर्वन का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। फाइन, वृद्धा माँ हंस पड़ी, उसने कहा, बेटा तुम तो चाणक्य की तरह कर रहे हो। अब चौंकने की बारी थी चाणक्य की। उन्होंने कहा, कैसे? कहें, चाणक्य ने केंद्र पर आक्रमण किया था, केंद्र में ताकत सबसे ज़्यादा होती है, सो पहले परिधि से शक्ति अर्जित करो। हमें यह भी सूचना मिलती है कि पोरस नंदों के खिलाफ इस क्रांति में शामिल थे। सो हम एक समीकरण स्थापित कर सकते हैं कि गुरु शिष्य की ये जोड़ी जनमत, धन, सेना और राज्यों की मैत्री, इनके आधार पर थी आगे बढ़ी। एक रक्त रंजित युद्ध हुआ। नंद का सेनापति भद्रसाल का नाम हमें मिलता है घननंद के, और अल्टीमेटली एक नए युग का प्रवर्तन होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का युग इस मामले में महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान का गुरुत्व केंद्र आगामी कई शताब्दियों के लिए सुरक्षित हो गया। दैट वाज पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए भी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था दी थी जो आज भी प्रतिमान है हमारा। आइए चलते हैं, बात करते हैं 322 में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे। हमें जस्टिन सूचना देते हैं कि 6 लाख की सेना लेकर के उन्होंने समूचे भारत को रौंद डाला। हमें नंदों के पूरे भारत में शासन करने का जिक्र मिलता है। शायद
इतिहास के जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना, जब राजे बदलते थे तो विद्रोह भी होते थे। शायद ऐसे ही विद्रोहों का दमन किया होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन असली खतरा तो बाकी था भी। वो सिकंदर जो भारत से विश्व विजेता का ख्वाब, टूटे ख्वाब लेकर के लौटा था ना, उसका एक सेनापति था सेल्यूकस, और उसका राज्यारोहण 311 बीसी में हुआ। उसने निकेटर की उपाधि धारण की। निकेटर का मतलब होता है विश्व विजेता, और विश्व विजेता होने की कसौटी क्या थी? भारत पर अभियान। आया हिंदुस्तान, लेकिन ये नंदों का हिंदुस्तान नहीं था। सिंध नदी के इस पार एक विशाल सेना के साथ चाणक्य और चंद्रगुप्त थे। एपियानस इस समय की गतिविधियों के प्रत्यक्षदर्शी थे। जो संधि हुई उसे एपियानस की संधि कहा जाता है। दैट वाज 304 बीसी। इस संधि में काबुल, हेरात, गंधार और बलूचिस्तान यानी हिंदकुश पर्वत से लगे हुए क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा में आए। 500 हाथी सेल्यूकस के सैन्य बल में गए, क्योंकि सेल्यूकस को आगामी युद्धों के लिए इनकी जरूरत थी और यूरोप ने हाथी अभी देखे नहीं थे। और तीसरी चीज कि यूनानी राजकुमारी हेलेना मौर्य राजमहलों में आई। बेहद अहम था ये सांस्कृतिक रूपांतरण, सांस्कृतिक संक्रमण। और यकीनन हम कह सकते हैं कि अगर किसी संधि में एक पक्ष घोड़ा होता है और दूसरा घुड़सवार होता है ना, तो इस संधि में घोड़ा था सेल्यूकस, घुड़सवार थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतावलंबी थे। कुछ सूचना मिलती है हमें कि चंद्रगुप्त मौर्य को अपने गुरु भद्रबाहु जी के द्वारा निर्देश मिला कि मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ जैन यहीं रह गए, लेकिन संन्यस्त होकर के विशाखाचार्य नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य का। अब मुनि विशाखाचार्य के रूप में वे भद्रबाहु के साथ बढ़े श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों की ओर। कहते हैं कि जीवन के अंतिम दिन यहीं पहले भद्रबाहु की मृत्यु हुई, आचार्य भद्रबाहु की, और कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखना, मैंने बताया था क्योंकि भोजन पानी त्याग करके मृत्यु का वर्ण, संलेखना से मृत्यु हुई या संवरण, दैट्स ऑल द सेम, संचारा। अब एक नए राजवंश की प्रतीक्षा, एक नए राजा की प्रतीक्षा थी। दैट वाज बिंदुसार। हम बाद में चर्चा करेंगे, बट कुछ शब्द चाणक्य के लिए। मैंने हिंदी के यशस्वी लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनका नाटक पढ़ रहा था चंद्रगुप्त। उसमें एक वाक्य ने मुझे आकर्षित किया कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है। आई हर्ड, मैंने पूरा नाटक, आपको भी मैं सलाह दूंगा कि अगर वाकई इसको जीवंत करना चाहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को, देन प्लीज उस नाटक को एक बार पढ़ लीजिए। चाणक्य अद्भुत कूटनीतिज्ञ थे, तक्षशिला के स्नातक थे। किसी वजह से नंदवंश से नाराज थे, उसके उन्मूलन का संकल्प लिया और चंद्रगुप्त मौर्य उनके सहभागी बने। और आखिरकार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जहां प्रधानमंत्री का मत मंत्रिपरिषद और राजा के मत के विपरीत जाते हुए भी प्रभावी होता था। कई बार ऐसा हुआ कि चाणक्य की नीति, चाणक्य के आदेश राजा के आदेशों को अतिक्रमित करते थे। राज्य का सप्तांग सिद्धांत जिसका जिक्र करते हैं चाणक्य, वह मौर्य प्रशासन में अभिव्यंजित होता है। देन जो सम्राट की कूट स्थानीय स्थिति है वह मौर्य प्रशासन में अभिव्यंजित होती है। सम्राट की जो दिनचर्या बताई गई है अर्थशास्त्र में, वह मेगास्थनीज बताते हैं हमें इंडिका में। सो हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य अर्थशास्त्र का एक प्रतिबिंबन है। अर्थशास्त्र से भ्रमित मत होइएगा, इसकी विषय वस्तु इकोनॉमिक्स नहीं है बल्कि विदेश नीति है। 15 अधिकरणों में बटा हुआ है अर्थशास्त्र। 7 अधिकरण विदेश नीति पर हैं, माइंड इट प्लीज। फाइन। अच्छा हाँ, इसका प्रकाशन अभी लेटेस्ट 1911 में शॉनबैक के द्वारा हुआ था। दिस वाज ऑल अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके शासन का अंत 298 बीसी में होता है। लेकिन इसके पहले हिंदकुश पर्वत, हिमालय पर्वत और दोनों समुद्रों के द्वारा शासित यह समूचा क्षेत्र पाटलिपुत्र से निःसृत राजाज्ञाएं मानता था।
नगर भी, जनपद भी, ग्राम भी और ग्रामीणी भी। फिर अगले एपिसोड में इससे आगे बात करेंगे। एक चीज़ मैं फिर आपसे कहूँ, प्लीज़ अपनी भाषा को लगातार संवारते रहिए, अपनी अभिव्यक्ति को संवारते रहिए। दरअसल आपके और परीक्षक के बीच में यही शब्द तो है ना जिनसे आपके ज्ञान का मूल्यांकन होना है, और अगर इनका प्रयोग नहीं करेंगे ना तो ये उस वक्त आपका साथ कैसे देंगे, है ना। सो प्लीज़ अपनी भाषा का भावों की संवहन क्षमता बढ़ाते रहिए, सोचते रहिए इतिहास के बारे में, लिखते भी रहिए इतिहास के बारे में।